नमस्कार साथियों, छात्रों। ये दूसरा वीडियो आपके लिए। और ये मैंने पहला जो वीडियो बनाया वो चूँकि स्टोरेज कैपेसिटी का इशू होता है और हम लोग ज़्यादा शेयर भी उससे नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसे छोटा करने की कोशिश करूँगा और छोटे में ही सारी चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्टली डालने की कोशिश करूँगा। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि थोड़ा ध्यान से इसको एक ही बार में आप ठीक तरीके से अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। बड़ी मददगार है, आपको लंबे समय तक ये चीज़ फ़ायदे की रहेगी। बीए सेकंड ईयर वाले बच्चे जिनके पास भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय संविधान को जो पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बेस्ड ये टॉपिक होगा। तो मैं पहले आपको एक बार प्रस्तावना बोल देता हूँ। ये प्रस्तावना आपको सब जगह लिखी हुई मिलेगी। आप उसको यथावत याद करने की कोशिश भी करें, अगर आप संभव हो सके याद आपको हो जाए। तब हम उसके एक एक शब्द के दार्शनिक निहितार्थों को पता करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम जान पाएंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो आपको यहाँ दो फायदे होंगे। अगर भारतीय संविधान के विश्लेषण पर कोई सवाल आता है तो आपको इनके शब्दों की व्याख्या से आप आराम से ये काम सॉल्व कर पाएंगे। और भारतीय संविधान की मेजर फीचर्स क्या हैं, अगर ये भी आप लोगों को पता करना है तो भी आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जाना पड़ेगा। एक बात छोटी सी और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रस्तावना वही है जो कमोबेश उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान निर्मात्री सभा के पटल पर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे, वही उद्देश्य प्रस्ताव कमोबेश प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किए गए हैं। ये ध्यान रखने की बात है। क्या कहती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा देश के सभी नागरिकों में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में इस संविधान को मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा देश के नागरिकों में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये यथावत जो शब्द हैं जो मैंने आपको बोले, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रस्तावना को जो मैंने आपको बोला है, ये प्रस्तावना 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मॉडिफाई प्रस्तावना है, जिसमें कुछ चेंजेज किए गए थे, जैसे समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, अखंडता जो शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं। इनको मिला करके मैंने प्रस्तावना आपको बोली है। देखिए, अब हम एक एक करके इनके सारे शब्दों को विस्तार से जान लेते हैं। इनके शब्दों के निहितार्थों को हम लोग ठीक से जान लेते हैं। बहुत छोटा हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बहुत कम ही उसमें ले जाऊंगा, वरना तो एक एक शब्द अपने आप में बहुत इतना निहितार्थ रखता है कि आपको एक पीरियड भी कम पड़ेगा इस शब्द, या एक दिन भी कम पड़ेगा अगर समाजवादी शब्द है उसको डिस्कशन कर हम लोग करने लगें। और अगर बहुत बहस इस पर हो तो मैं कहता हूँ काफ़ी दिन आपको लग जाएंगे एक शब्द के विश्लेषण में। हम भारत के लोग, अब ये हम भारत के लोग से मतलब है कि हम वी द इंडियंस, हम बनाने वाले हैं। और अंतिम शब्द पर ध्यान दीजिए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब हम इसे अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित भी करते हैं, मतलब अधिनियमित करने वाले भी हम ही हैं, और आत्मार्पित करते हैं, आत्मा से अर्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। मतलब हम भारत के लोग, बीच में जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख लें और उसके बाद अंतिम शब्दों पर जाएंगे। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब बनाने वाले हम भारत के लोग हैं, हमने हमारे लिए बनाया हुआ है और हम ही इसे आत्मार्पित करते हैं, मतलब अपने ऊपर आरोपित करते हैं, स्वीकार करते हैं। यूएसए के संविधान से ली गई शब्दावली है ये, हम भारत के लोग। जैसे वी आर अमेरिकन्स वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में उनके वहाँ बना था। तो ये हम भारत के लोग शब्दावली, इस चीज़ से जो बात है वो संप्रभुता की क्लियर होती है।
कि कोई दूसरा हमारे ऊपर संप्रभु नहीं है। खुद हम इंडियंस जो हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनता है, हमारी जो इंडिया के जो रहवासी हैं, वो सारे के सारे वो संप्रभु यहाँ हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि इस पर कोई दूसरा संप्रभु नहीं है। हम सर्वोच्च हैं, अपने मामलों में सर्वोच्च हैं, अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का सेंस है। समाजवादी बाद में जोड़ा गया शब्द है। हालांकि भारत में जो लोकतंत्र है उसका बेस उदारवादी और व्यक्तिवादी सोच ही है, लेकिन समाजवादी जोड़ा जाना एक निश्चित विचारधारा की, और हमारी जो सरकारें संविधान निर्माण के पश्चात जो आई, उनके समाजवादी रुख की जो चाहत जो है, हमारे डीपीएसपी में जो चीज़ें जुड़ी हुई है, उनके हिसाब से हम लोगों ने समाजवादी शब्द को ऐड किया है। और समाजवादी का निहितार्थ ये है कि हम समानता पर ज़्यादा जो है फोकस करेंगे। और आगामी आपने देखा होगा, आप ये अगर समझ पाएंगे, पढ़ेंगे आगे, तो आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होगी कि हमने धीरे धीरे भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी ढांचे की तरफ ले जा करके इसे आगे बढ़ाया। और इसके प्रमाण जो हैं वो आपको दिखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने निम्न तबके को उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे प्रयास किए हैं, और उनको मुख्य धारा में लाने की बहुत सारी कोशिश हमारी जो है वो जुड़ी रही है। तो इस तरह से समाजवादी, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष के मायने क्या है? पंथ, देखो मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। सेकुलर क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। आप यहाँ पंथ निरपेक्ष का मायना केवल इतना सा रखेंगे कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, अर्थात कोई भी नागरिक अपने किसी भी धर्म को पालने, पोषने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता रखेगा। इस मामले में राज्य किसी भी एक धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं करेगा या उसके प्रति अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, अर्थात राज्य धार्मिक मामलों में न्यूट्रल रहेगा। ठीक। पंथनिरपेक्ष समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र सेल्फ में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। गणराज्य होने का मतलब है कि यहाँ देखिए, नोट करिए, ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। गणतंत्र होना, गणराज्य होना, लोकतंत्र होना, दोनों तीनों बातें अलग अलग हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, या ऐसा शासन जहां जनता बहुसंख्यक रूप से शासन में भागीदारी लेती हो, या जब ज़्यादा से ज़्यादा जनता का पार्टिसिपेशन शासन में हो, तो वो लोकतंत्र है। लेकिन गणतंत्र कहाँ है? जहां राज्य का सर्वे सर्वा या जो प्रमुख है वो, ध्यान दीजिए, राज्य का सर्वे सर्वा या राज्य का प्रमुख जो है वो क्या होना चाहिए? वंशानुगत न होकर चुना हुआ होना चाहिए, वहाँ गणराज्य होगा। तो लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? समाज में भेदभाव नहीं होगी, समाज में छुआछूत नहीं होगी, समाज का समान विकास होगा, समाज में सभी को उठने का मौका मिलेगा। एक सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक जो नियम बनाए जाएंगे वो इस हिसाब से बनाए जाएंगे कि उसमें सबका हित साधन हो, जो निम्न तबका है उसका भी ध्यान रखा जाए। टैक्स के संबंध में जो कानून बनाए जाएंगे वो बिल्कुल इस तरह से होने चाहिए कि वो न्यायप्रिय होने चाहिए, न्याय के हिसाब से बिल्कुल श्रेष्ठ होने चाहिए। आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक क्षेत्र में भी न्याय की स्थापना होगी, अर्थात आप समान रूप से किसी भी उसके लिए उम्मीदवार बन सकेंगे, आप चुनाव लड़ सकेंगे, आप मतदान का, अपने स्वतंत्र रूप से मतदान का अधिकार के इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सब सारी की सारी चीज़ें राजनीतिक न्याय में शामिल होती हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको अलाउ कर रही है इन चीज़ों के लिए। क्या क्या? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको ये प्रदान करती है। तथा देश के सभी नागरिकों में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कैसी बंधुता? ध्यान दीजिए, कैसी बंधुता? जो देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे,